यमरोड के आजकल के हालात मुतलक तो पन कश्मीर विजन ये संघर्ष मुतलक वकात करके कथ यमजन पन कश्मीर सत वाबस्त बिल्कुल मगर बासन ति शायद कल्चरल या सोशल कथ यम कर अजक दो गड पन कश्मीर से संबंधित और पन कश्मीर के संघर्ष के साथ और पन कश्मीर के लक्ष्य के साथ संबंधित बहुत से विषय हैं जो लगते हैं कि शायद सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, लेकिन बेसिकली पन कश्मीर के उद्देश्य के साथ जुड़े हुए चीजें हैं। ये मैं पहले बताऊंगा। मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूं पिछले 2 साल से कि इन विषयों को लेके मैं आपके साथ ये बात करूं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, अपने घरों में कॉन्सेंसस क्रिएट कीजिए कि 30 साल से पहले अपने लड़कों की शादियां करेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, 25 साल के अराउंड प्लस माइनस 2 इयर्स अपनी लड़कियों की शादियां करेंगी जो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। ये ऐसी ही इंपॉर्टेंट बात है जैसे आप ये तय करते हो कि घर में बहस करते हो कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, आपको किस कॉलेज में जाना है, आपको किस कंपनी में जाना है, कहां पे नौकरी करनी है, ये नेशनल कंपनी या ये मल्टीनेशनल कंपनी, इनमें से बेहतर कौन है। ऐसे सारे विषयों पे आप घरों में बात करते हैं, लेकिन ये विषय घर का विषय, मंदिर जाते जाते वहां का विषय, सब्जी लेने के वक्त आप जाए वो विषय बने। अपने बच्चों की शादियां 30 से पहले कीजिए। इससे बड़ा काम नहीं होगा। इससे बड़ा आप पूरे समाज को सरवाइव करने के लिए और खास तौर से होमलैंड के मकसद के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं होगा। ये एक बात है। दूसरी बात, अपने बच्चों में बात कीजिए कि पहला बच्चा पहले 3 साल में होना चाहिए। 2 साल में हो तो बहुत अच्छा है। वेट नहीं कीजिए। बच्चों के साथ बहस कीजिए जो ये बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, अभी हम शायद पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, अभी हमारे पास कुछ कैरियर का है। उनको समझाइए अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। हमारे पेरेंट्स भी तो टीचर थे, क्लर्क थे। वो 3 बच्चे 4 बच्चों को कैसे सोचते थे। तो ये एक विषय, एक परिवार का विषय, एक इंडिविजुअल का विषय होना चाहिए कि शादी हो गई उसको बोलना बच्चा, ये विषय बनना चाहिए। बचकर गलत हो गई, ये बोलने की आवश्यकता है। हम ये बातें अपने बच्चों को कम बोलते हैं। हाँ, हो सकता है हमारी बच्चे हमारी बात नहीं सुने, हो सकता है हमारी बच्चे बोलेंगे अभी एक साल का इसमें, लेकिन जरूरी वह बात करनी है। ये हमारे बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे समाज का ये विषय है, हमारे धर्म का ये विषय है। ये दूसरी बात, दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल के अलावा गैप नहीं देना चाहिए। और जहां जहां पे भी हमारा कोई परिवार 3 बच्चे रखता है, मुझे लगता है कि एक उनको फेलिसिटेट, पब्लिकली फेलिसिटेट करने का ये मेरी पहली आपके साथ गुजारिश है, जिसका बिल्कुल संबंध पन कश्मीर के सारे संघर्ष के साथ है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां जहां पे भी मंदिर है जो हमने बनाए हैं, जहां जहां पे भी आश्रम है, कोशिश कीजिए कि परिवार के साथ हफ्ते में कम से कम 1 दिन जिस भी मंदिर में आपको अच्छा लगता है, जिस भी आश्रम में आपको अच्छा लगता है, जिस भी गुरु के सामने आपको अच्छा लगता है, वहां पे सत्संग में पार्टिसिपेट कीजिए। आप भी हाथ में ले ढोलकी ले लीजिए और बजाइए, पहले बेसुरी बजाइए, आप भी साथ गाइए। जो एक परंपरा थी, कम से कम शनिश्चरवार के बटवार 2 पर्वत गसान, यह हर एक मंदिर में अपना एक दिन होता था और उस दिन रात को जाते थे सत्संग करने के लिए। और अपने बच्चों को बिठाइए उसमें,
आपका बेटा आपकी बेटी बाहर से आई है, यहीं पे पढ़ रहा है, किसी उनको बोली चलो आज 2 घंटे वहां पे बैठते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये टेस्ट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार मुझे लगता था अपने कॉलेज दिनों में कि जो हमारा कश्मीरी फोक म्यूजिक है, ये कुछ प्रिमिटिव म्यूजिक, इनको गाना नहीं आता। छकरी के बारे में भी मैं ऐसा ही लगता था, और लीला संगीत अपने मंदिरों में करते थे ऐसा। लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार ये तो कुछ दूसरी दुनिया है। ऐसे बैठते बैठते एक्सीडेंटली में बैठा, मुझे लगा कि मैं तो कुछ मिस कर रहा हूं। मुझे लगा कि ये तो मैंने देखा नहीं था, ये कहीं पे मेरे सोल को, मेरी आत्मा को, ये मेरे लिए फूड है। और फिर मैं ढूंढने लगा। अपने बच्चों को एक्सपोज कीजिए, जो फोक है, जो लोक संगीत है, इसी में बीज छुपे होते हैं अध्यात्म के, आपकी संस्कृति के बीज इसी में छुपे हुए हैं। तो कोशिश कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि छोटे बच्चे जो हैं, फर्स्ट प्राइमरी, नर्सरी, आप उस वक्त सब कुछ सोचते हैं कि किस स्कूल में ले लेंगे, कहां पे ले लेंगे, किस तरह से ले लेंगे। मेरा निवेदन है सारे बच्चों को सुर ज्ञान दीजिए। पहले 2-3 साल में कोई म्यूजिक की कहीं पे पढ़ाई दे दीजिए। अगर कहीं पे कोई क्लासिकल डांस का कहीं पे आपको जो यहाँ पे मिलता है, उनको पहले 2-4 साल में ये आप कीजिए। बाद में वो कुछ भी करे, फ्यूजन म्यूजिक करे, कुछ करे, डांस करे, लेकिन जब आप उनकी पढ़ाई शुरू करोगे, वहां पे कोशिश करो दाएं बाएं कोई मोहल्ले में नजदीकी कोई गाने वाला है जो सुर ज्ञान उसको दे दे। ये मैंने तीसरी बात कहनी थी आज आपके सामने। फोक को प्रिजर्व करना संस्कृति को प्रिजर्व करना होता है। अगर फोक प्रिजर्व नहीं होता है तो आप डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अभी एक समय है हमारे पास जहां पे अभी हम बिखर रहे हैं। हम बिखरना नहीं चाहते हैं, हम अलग होना नहीं चाहते, कोई भी नहीं, लेकिन एक सिलसिला है जहां पे अभी हमको बिखरना चाहे। दैव इच्छा कब होगी, जगत माता कब इसको रोकेगी, वो तो हमारे कर्म पे भी निर्धारित है। लेकिन जहां जहां पे भी हम हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। चौथी बात जो मुझे कहनी है, संस्कृति से लेके ही रिचुअल की एस्थेटिक्स को डिस्कवर कीजिए। रिचुअल के आडंबर को छोड़िए। जैसे कश्मीर घाटी में लगन करते थे तो एक मतलब 90 तक ये सिलसिला था कि जब पोष पूजा होती थी तो सब लोग उसमें वेट करते थे। लगन इंपॉर्टेंट था। इसको कैसे इंपॉर्टेंट बनाएंगे आप अपने? अब लगन पेरिफेरल बन गया है, किसी कोने में करने वाली बात है। बहुत से एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। जहां पे आप जंजगढ़ में करते हो, बैंकेट हॉल में कर सकते हो, उसको बोलोगे कि लगन मंडप वहीं पे रहो जहां पे आप ये डालते हैं, ये जयमाला डालते हैं, उसी जगह पे जहां पे सब लोग हैं वहां पे रखो। 1-2 बार मॉडल बन जाएंगे तो ये फिर सिलसिला बन जाएगा। जैसे ये मॉडल बन गया कि उठो जी, आपको रोटेटिंग किसी पे बैठ के फिर उसको हाथ में देना है, प्रपोज करना है, ऐसी बहुत से ड्रामा होते हैं। ये करने वाला है, ये ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल हमारे रिचुअल का एस्थेटिक्स है। लगन के साथ जुड़ना, प्रयत्न कीजिए कि जो आप यज्ञोपवीत करेंगे वो अपने घर में करेंगे। आप कहेंगे कि सबको तो आदत होगी है बैंकेट हॉल में करने की। लगभग 90% लोगों के पास अपने घर है। और अगर आपको लगता है जगह कम है, तो जिस तरह से कश्मीर में आप साइड के मकान को बोलते थे, यार आपका आंगन हमको जरूरत है, कोई आपको नो नहीं बोलेगा। जो सामने आपकी छोटी सी सड़क है, अगर जरूर उस दिन आप उसको वहां पे शामियाना लगा सकते। मॉडल्स क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कल सुबह से ऐसा हो जाएगा, और कुछ चीजें कम कीजिए। अगर गंडुम पोष मंदिर में कीजिए अच्छे से। इस दिन क्यों करना है? इस दिन क्यों आपको एक नई फीस रखना है? करने की क्या आवश्यकता है? फर्स्ट क्लास मंदिर पलिंग जीत बुलाएगा और क्या लोग क्या मला पाइनिस गारस में करियो तो हर शब कर्म कर्मन छु करूं क्या छु कर
और प्रयत्न कीजिए कि जहां जहां पे पासबुक हो गारातुन नहीं कीजिए, अपने घर में ही कीजिए। अब ये बातें हैं, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, दिमाग में लाने वाली बात है, क्योंकि इसका संबंध हमारे साथ है। इस बात के साथ मैं अपने आप को आज ये बात मैं बार बार कर रहा हूं, अभी पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे दिल में जो ये भाव है, ये आपके दिल के भाव के साथ जुड़े। अब रही बात आज की परिस्थिति होमलैंड, ये दिमाग में ये बात आती है यार, शायद अब रिऑर्गेनाइजेशन हो गई एक बार, और अब तो ये बोलते हैं कि फिर से स्टेट बनाएंगे तो फिर से रिऑर्गेनाइजेशन करेंगे। फिर क्या ये बोल रहे हैं? क्या ये हो सकता है? आज से 3 साल पहले की आप बात ले लीजिए अपने सामने। कोई आपको 3-4 साल पहले बोलता कि भाई आर्टिकल 370 हटेगा, आप यही बात कहते यार, कौन हटाएगा? उस वक्त हमको यह सवाल भी पूछा जाता था कि भाई J&K स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इसको रिऑर्गेनाइज करना चाहिए। कहां रिऑर्गेनाइज होगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये कौन करेगा? और यह बात भी चलती थी कि धारा 370 हटा ही नहीं सकते। धारा 370 को जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया है, इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। ये बातें चलती थी, अक्रॉस कंट्री में चलती थी। लीगल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं थी। टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट फाली नारीमन जैसे लोग भी कहते थे ये पॉसिबल नहीं। वो अभी भी कहते हैं वही बात। उनके अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे, वो अभी भी बोलते हैं कि ये गलत हुआ, बैड लॉ हुआ, बैड लॉ। इस देश की गर्दन को पकड़ के शिकंजे में रखने का जो अंदर से ही एक षड्यंत्र चल रहा था इतने साल, वो षड्यंत्र अभी भी चल रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है। मान लीजिए कल को आप पहले तो मुझे लगता है कि सिचुएशन जिस दिशा में जा रही है, कोई चारा ही नहीं रहेगा नई रिऑर्गेनाइजेशन करने के बगैर। दूसरी बात, अगर इन्होंने स्टेट भी बनाया तो उससे भी फिर रिऑर्गेनाइजेशन की स्कोप खत्म नहीं होती है। जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो बहुत से लोग हमारे पूछते थे, अजय जी अब तो उन्होंने यूनियन टेरिटरी भी बना दी और आर्टिकल 370 भी खत्म हो गया, अब तो आपकी डिमांड नहीं रही। और कश्मीर ने कहा कि ये दरवाजा खोला है, ये एक हाफ स्टेप है, अभी पूरा कदम लेना है, अभी जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना है। अभी भी हमको माइग्रेंट ही बोल रहे हैं, अभी भी वो माइग्रेशन ही बोल रहे हैं। एक कानून लाना है जीनोसाइड के निराकरण के लिए। और अंतोगतवा जब आप ये सब कुछ करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि जीनोसाइडल विक्टिम्स को हमको बचाना है, तो 3 बातें बहुत जरूरी होती है। पूरी दुनिया में जहां पे एक्सपेरिमेंटेशन हो गई है, 3 बातें जरूरी होती है। एक होती है सिक्योरिटी, जिन लोग वहां के हालात कैसे हैं, फिर से उखड़ना तो नहीं पड़ेगा, ये पहली बात होती है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी नॉर्मल माइग्रेशन, इवन वॉलंटरी माइग्रेशन के बारे में भी जब सोचते हैं लोग कि हम वापस ले लेंगे तो क्या करेंगे, तो ये बात चलती है पहले देखो सिक्योरिटी है वहां पे। जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है, जिनके कारण नहीं हुआ, वो तंत्र वहां पे है या उस तंत्र को ध्वस्त किया गया है कि नहीं किया गया, बहुत अनिवार्य है। तो सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 2 पहली बात होती है। दूसरी बात होती है जिसको आप कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स। जैसे हम आज यहां पे बैठे हैं, हम सरकार को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम कश्मीर की सियासत का भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हिंदुस्तान के नेताओं की सियासत का भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। हम हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, ये बात कह सकते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम पुस्तक लिख सकते हैं, जो हमारा व्यू पॉइंट है वो एक प्रस्ताव के रूप में पारित कर सकते हैं, किस किताब के रूप में हम रख सकते हैं। बेसिक राइट्स जो है, जिस माहौल में बेसिक राइट्स अवेलेबल नहीं हो, अगर आपको वहां पे जगह मिले रहने की तो वो जगह रहने लायक। जैसे अभी सरकार ने डिक्लेयर किया कि वहां पे हालात ठीक है, 90 से बेहतर है,
तो जो ये बच्चे हमारे वहां से उखड़ के फिर से आ गए थे, जान बचा के आ गए थे, उनको फिर से वहां पे बोला कि आपकी नौकरियां बंद करके, आपकी तनख्वाह बंद करके आप वापस जाइए। और सामने कहा कि भाई हालात बिल्कुल ठीक है। फिर कोई आ गया कैमरा लेके, उसने दिखाया कि किसी मंदिर में कोई पूजा कर रहा है या कहीं पे किसी ने तिरंगा उठाया, देखो जी कितना कश्मीर अब ठीक हो गया। और उन बच्चों को हर हफ्ते किसी न किसी तरीके से कहा जाता कि आज आप स्कूल नहीं जाना, आज अपने कैंप पे ही रहना, आज घर में ही बैठना, रात को देर तक नहीं निकलना, आप मार्केट में घूमते हो तो हिसाब से घूमना। ये इंस्ट्रक्शंस भी ये सरकार ही देती है। आपके सामने है कि बहुत से मंदिरों को पैसा भी दिया जाता है कि आप रिकंस्ट्रक्ट करो, और बहुत से मंदिर की कमेटियों को कहा है कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन हालात अंदर से कोई गारंटी नहीं दे सकती। और ये किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं कहा है जो सरकार के लोगों ने ही कहा है कि हम नहीं जा सकते। डिप्टी कमिश्नर बोलता है कि हालात खराब है, पुलिस का ऑफिसर एसएचओ बोलता है, एसपी बोलता है यार हालात अंदर से क्या हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स, उनके पास रहने की जगह है, डिसेंट करने की स्पेस नहीं है, उनके पास घर है, लेकिन घर में जो आजादी होती है वो आजादी नहीं है। तो दूसरी बात होती है अवेलेबल, जहां पे आप रह रहे हैं क्या वहां पे आप अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। दुनिया में कहीं पे भी जहां पे भी लोग उखड़ गए हैं उनको वापस लिया गया, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इसी का एक हिस्सा होती है वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप वहां पे वापस जाएंगे तो टूरिस्ट बन के नहीं जाएंगे, आप वहां पे जाएंगे कि आपके लिए रोजी रोटी है। उस सरकार की कमिटमेंट है क्या जो आप चाहती है कि आप वहां पे जाएं कि वो वहां पे आप रह सके। फिर कोरोना के दिनों में हमने एक सर्वे किया, लगभग 800 कुछ फैमिलीज हैं जो सरकार कहती है जो वहां से नहीं निकली। उन 800 फैमिलीज में से लगभग 250 फैमिलीज थी जो डेस्टिट्यूशन की हद तक थी, और कोरोना के टाइम पे उनको यहां से लोगों को उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ा, और लोग थे